वो पूरा एक दिन का ही पूरा मेहनत है, एक दिन 1 या 2 दिन में पूरी की हुई है। देखिए, नाउ विल स्टार्ट विद द स्टील स्ट्रक्चर। देखो मैं स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। पवन मैंने समरी प्रोवाइड की थी स्टूडेंट्स को, ठीक है? चलिए, स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। ये पिक्चर्स अभी हम लगाएंगे, द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्यों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हम 2 चीजें आज डिजाइन कंसीडरेशन पढ़ेंगे और ये भी चीज पढ़ेंगे, वी हैव आरसीसी स्ट्रक्चर एंड व्हाई वी हैव मूव्ड टू द स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है? तो पहली बात तो हम क्या करते हैं, वेटेज पे आ जाते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग अपने नोट्स बनाइए, ज्यादा बड़े-बड़े सेशन नहीं रहेंगे। इनिशियली हम पहले छोटे सेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग बड़े सेशन पे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो देखिए, चलो बढ़िया। तो अब हम लोग देखते हैं वेटेज क्या है इसका। वेटेज क्या है, देखिए ईएससी की अगर मैं बात करूं, ठीक है? ईएससी प्री की अगर मैं बात करूं तो यू विल गेट अराउंड 10 टू 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स के। और अगर मैं मेंस की बात करूं, अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम 20 टू 40 मार्क्स। देखो ईएससी में इसका वेटेज इतना है, ठीक है? ऑन एन एवरेज 20 से 40 मार्क्स का आपका स्टील स्ट्रक्चर आता है मेंस में, और अगर आप प्री की बात करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं। तो ये ईएससी की बात हुई। अब आ जाते हैं एसएससी जेईई की। एसएससी जेईई में प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लास्ट 5 साल का एवरेज है वो 6 टू 10 क्वेश्चन है। तो इट इज 1/10। एंड मेंस की अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएससी जेईई, ठीक है? यू विल गेट 30 टू 50 मार्क्स आउट ऑफ 300, आपका 30 टू 50 मार्क्स का मेंस में आता है। और गेट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, इन गेट एग्जामिनेशन ऑन एन एवरेज 3 टू 6 मार्क्स का इसका वेटेज आता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, ठीक है? अब ये जो सब्जेक्ट है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरसीसी, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है? तभी आप देखिए कई यूनिवर्सिटीज में स्टील स्ट्रक्चर जो होता है सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, 6 सेम में, 7 सेम में, या फिर किसी में 8 मेरी यूनिवर्सिटी में ये 8 सेम में था, ठीक है? तो इसीलिए सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है क्योंकि सीक्वेंस वाइज जब आप पहले सोम के कांसेप्ट सीखेंगे, फिर सोम के कांसेप्ट आप आरसीसी में अप्लाई करना सीखेंगे, फिर आप सोम के कांसेप्ट स्ट्रक्चर में अप्लाई करना सीखेंगे, और इन सब का कॉम्बिनेशन कहां पर आ जाता है, स्टील स्ट्रक्चर में आता है। क्लियर हो गई वाली बात? अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाई वी हैव मूव्ड टू द स्टील स्ट्रक्चर। देखिए ये डायग्राम देखिए, वी हैव आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देखिएगा एक चीज, यहां पे जो आपने बहुत ध्यान से एक चीज देखी, वी हैव दिस बीम, ये आरसीसी बीम है, आरसीसी कॉलम है, ठीक है? आरसीसी स्लैब है, बट यहां पर आप देखिए वी हैव स्टील कॉलम, वी हैव स्टील बीम्स, ठीक है? वी हैव स्टील गर्डर्स। तो प्योरली आपका क्या है, एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है और स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, ठीक है? अब जैसे ये बीम मुझे बनानी है, ठीक है? आरसीसी बीम आप इमेजिन करिए, और ये देखिए ये पूरी एक स्टील की बीम है, ठीक है? ये हमने आई सेक्शन बनाया है, ठीक है? ये आई सेक्शन, ये क्या है, आप एक तरीके से ये फ्लैंज है, ठीक है? ये वेब है और नीचे फिर ये फ्लैंज। बात समझ आ गई? सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, हाँ अभी देखते हैं इसके सारी चीजें हम लोग देखते हैं, व्हाई वी हैव मूव्ड टू द स्टील स्ट्रक्चर। चलिए आई होप आप लोग नई कॉपी पेन के साथ रेडी होंगे। स्टार्ट करें फर्स्ट पॉइंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? तो हम हेडिंग डाल देते हैं, बेसिक्स ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बेसिक्स ऑफ स्टील, बेसिक्स ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है? व्हाई वी हैव यूज्ड स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, व्हाई नॉट? मतलब हमारे पास आरसीसी स्ट्रक्चर थे, इवन वी हैव शिफ्टेड टू द स्टील स्ट्रक्चर। आज की डेट में कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसका स्पैन बहुत ज्यादा होता है, वी विल डेफिनेटली 90% चांस है कि वो स्टील स्ट्रक्चर होगा। ये हम रीजन सीखते हैं, ठीक है? चलिए पहला पहला क्या रीजन है, रीजन देखते हैं, इसका रीजन देखते हैं। पहला रीजन हमारे पास क्या है, व्हाई वी हैव मूव्ड टू द स्टील, ठीक है? व्हाई हैव मूव्ड टू द स्टील, पहला रीजन क्या है, हाई स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कंक्रीट। चलो देखते हैं क्या चीज है ये, हाई स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू, हाई स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कंक्रीट। सॉरी, अब फॉर एग्जांपल अगर आप मिनिमम रेट्स की बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंप्रेसिव पहले हम कंप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है? पहले हम कंप्रेशन की बात करते हैं और ये मैं डिस्कशन यहां पर इसके रीजन इसका यहां पर समझा देता हूं इस बॉक्स में। अगर मैं मिनिमम रेट की बात करूं, एलएसए में तो M20 होता है, M20 की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 20 न्यूटन पर mm2, 20 न्यूटन पर mm2, ठीक है? अब मैं Fe250 मिनिमम रेट ऑफ स्टील की अगर बात कर रहा हूं तो Fe250 होती है, ठीक है? तो स्टील स्ट्रेंथ कितनी है, 250 न्यूटन पर mm2। अब आपने क्या किया, 1 mm2 का एरिया का कंक्रीट लिया, 1 mm2 का स्टील लिया। अब आप देखो, अब आप देखिए स्ट्रेंथ को, अगर आप स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं Fi/Fc का अगर आप करते हैं, तो इट इज नथिंग बट 250 एंड इट इज नथिंग बट 20, तो इट इज नथिंग बट, इट इज 10 टू 12 टाइम्स, 10 टू 12 टाइम्स। इसका मतलब कि कंक्रीट स्ट्रांग इन कंप्रेशन, ठीक है? और स्टील को जब आपने कंपेयर किया, उसी का कंप्रेशन क्या आ गया, इट इज 10 टाइम्स मोर देन दी कंक्रीट। और आपको पता है स्टील इज वीक इन टेंशन, दी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 1/10 ऑफ द कंप्रेशन। तो टेंशन को तो हम कंपेयर करेंगे ही नहीं, हम सीधे जो स्ट्रांगेस्ट पार्ट है उसी को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वी फाइंड स्टील मटेरियल एज मोर वेरी मच एफिशिएंट एज कंक्रीट, 10 टू 12 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन दी कंक्रीट। बात समझ में? तो हाई स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कंक्रीट, यही रीजन आपको मैं समझा रहा हूं कि व्हाई वी हैव मूव्ड फ्रॉम आरसीसी टू स्टील स्ट्रक्चर। आरसीसी की जगह हम स्टील स्ट्रक्चर में क्यों आ गए? पहला रीजन क्या है कि स्टील की स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंक्रीट। दूसरा रीजन समझिएगा, ठीक है? अभी बस 2 मिनट 5 मिनट आप लोग लिखिए, 5 मिनट सुन लीजिए, फिर आप लोग को सब चीजें मैं लिखा दूंगा, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन क्या है, अगर आप एक स्ट्रेंथ बाय वेट का रेशियो लेंगे, इफ यू टेक द स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो, इट इज वेरी मच हायर एज कंपेयर इन स्टील, इन स्टील। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बीम है, ठीक है? ये दो बीम आपने ले ली, ये आपकी क्या है, प्योरली स्टील की है, और ये प्योरली ये आरसीसी की है, ठीक है? ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखो हमारा फोकस है क्यों स्टील स्ट्रक्चर बनाने पे इतना फोकस करते हैं, ठीक है? अब आप देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एक बीम आपने ले ली स्टील की, ठीक है? एक बीम आपने ले ली आरसीसी की। अगर आप ये रेशियो देखेंगे, इतने ही वेट की स्टील की आपने बीम ले ली, इतने ही वेट की आपने आरसीसी बीम ले ली। एक तो आरसीसी बीम क्या होती है, हेवियर होती है, ये लाइटर इन वेट हो गया, उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है? गुड इवनिंग यार यशराज, गुड इवनिंग। इसका क्या मतलब हो गया, अगर आप एक हेवी गर्डर बना रहे हैं, तो स्टील गर्डर जो आपका बनेगा, स्टील की जो बीम आपकी बनेगी वो कम वेट की होगी और उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। तो अगर कम वेट की स्टील बनेगी तो उसे ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा कि नहीं होगा, एज कंपेयर्ड टू प्रीकास्ट आरसीसी स्ट्रक्चर? यस और नो? सो दिस इज द सेकंड रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन कि व्हाई वी हैव प्रेफर्ड द स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो जो होता है बहुत ज्यादा होता है। पहला रीजन हमने क्या देखा था, पहला रीजन हमने ये देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ जो स्टील होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंक्रीट, ठीक है? ये हमने यहां पर चेक कर लिया, इट इज 10 टू 12 टाइम्स द कंक्रीट। दूसरी चीज हमने ये चेक करी कि स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो जो होता है, बस एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट रुक जाइए, स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो जो होता है वो स्टील में बहुत ज्यादा होता है। अब आप लोग एक काम करें कि जैसे एक मिनट एक काम कर लो, चलो 2 पॉइंट आप लोग ले लो, चलो साथ साथ लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो फटाफट। हाई स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कंक्रीट, ये आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। लिख लिया हमने? चलिए बढ़िया, आई होप ये लिख लिया वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, लिखा सबने? थर्ड पॉइंट, अदिति मिश्रा, द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास विल बी 1 आवर, ठीक है? इनिशियली हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 10 लेक्चर 1-1 घंटे के रखेंगे, फिर धीरे-धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, फिर 1.5 घंटे के लेक्चर होंगे, एंड एट द एंड जब हम प्लास्टिक तक पहुंच जाएंगे, कंप्रेशन मेंबर तक पहुंच जाएंगे, देन द ड्यूरेशन विल बी फॉर 2 आवर्स। माय टारगेट इज टू कंप्लीट स्टील इन 45 डेज, ठीक है? तो ये मेरा टारगेट है। चलो बढ़िया, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, अब स्टील की जो हमारे स्टील के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, सो वी हैव फास्ट कंस्ट्रक्शन, वी हैव फास्ट कंस्ट्रक्शन। फास्ट कंस्ट्रक्शन आप आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाते हो 28 दिन लगते हैं उसे सेट होने में, ठीक है? उसके बाद आप यूज कर लेते हो, यहां पर आपने क्या किया, ठीक है? आप मेंबर्स लेके आए, आपने वेट कर दिया और आपका स्ट्रक्चर रेडी टू यूज हो गया, ठीक है? इट इज फास्ट कंस्ट्रक्शन। फोर्थ एडवांटेज क्या है, व्हाई वी हैव यूजिंग स्टील स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर इज, ठीक है? ये इजी रिपेयर हो सकते हैं और इनमें मॉडिफिकेशन भी आसानी से हो सकता है, ठीक है? ये लिख लीजिए, इजी रिपेयर, इजी रिपेयर एंड मॉडिफिकेशन कैन बी डन, एंड इजी रिपेयर एंड इजी मॉडिफिकेशन कैन बी डन, इजी मॉडिफिकेशन
कैन बी डन। अब आप देखिए कैन बी डन। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए आरसीसी स्ट्रक्चर आपने बना दिया, उसमें मॉडिफिकेशन करना आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट यहां पर हमारे लिए ये करना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू कंक्रीट पाइप। फॉर एग्जांपल ये एक गजट प्लेट है, ठीक है, ये गजट प्लेट मान लीजिए, और इस पे कई सारे मेंबर आ रहे हैं, एक मेंबर इधर आ रहा है, एक मेंबर इधर आ रहा है, ठीक है, एक मेंबर इधर आ रहा है, ठीक है, और आपको एक मेंबर चेंज करना है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, बोल्ट ओपन किया और ये मेंबर आपने हटा दिया, ठीक है। इसकी रिपेयरिंग अगर आपको करनी है, फॉर एग्जांपल इस पे करोजन आ गया, आपने बोल्ट रिमूव किया, ठीक है, आपने इसको एंटी करोजन ट्रीटमेंट लगाया और फिर से यहाँ पर बोल्ट कर दिया, तो आपको क्या हो गया, इसको रिपेयर करना और मेंटेन करना, मॉडिफाई करना आपको आसान हो गया। आई होप ये पॉइंट समझ में आया सबको, अभी तक के चारों पॉइंट्स को समझ में आ गए। तो व्हाई स्टील स्ट्रक्चर्स आर प्रेफर्ड ओवर आरसीसी स्ट्रक्चर, दीस आर द बेसिक क्राइटेरिया, और भी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, पूरा का पूरा अगर स्टील स्ट्रक्चर है, पूरा स्टील स्ट्रक्चर आता है और एक आरसीसी स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर करोगे, स्टील स्ट्रक्चर इज मोर डक्टाइल, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अब देखिए जब भी हम डक्टिलिटी की बात करेंगे, हम देखो यहाँ पर अभी मैं आपको पूरा लिखा भी दूंगा, वी आर फॉलोइंग द कोडेड प्रोविजन ऑफ आईएस 800 2007, ठीक है। उसके हिसाब से डक्टिलिटी क्या होता है, स्टील इज डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल को कैसे बताते हैं, एक दो तरीके से होते हैं, ठीक है। 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होना चाहिए, मैं लिख देता हूं। देखो डक्टिलिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज इलोंगेशन जो आपका है, परसेंटेज इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, ये आपका क्या होता है, ये इलोंगेशन होता है, ठीक है। ये इलोंगेशन आपका होता है, तो ये कब आपको मटेरियल डक्टाइल होगा, ये मैं आपको लिखा देता हूं। अगर परसेंटेज इलोंगेशन, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरसीसी में पढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिएगा। परसेंटेज इलोंगेशन इफ ग्रेटर देन 15%, ठीक है, इट इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, इट इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल। दूसरी चीज देखते हैं, अगर परसेंटेज इलोंगेशन अगर 5 से 15% है, यस, ठीक है, 5 से 15% है तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट डक्टाइल। अब देखो स्टील में थोड़े से कोडिंग प्रोविजन कहीं कहीं पे अलग है, थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन कहीं कहीं पे अलग है, ठीक है, बिकॉज़ वी आर फॉलोइंग आईएस 800, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग को चीजें करनी होती है, बिकॉज़ नाउ द स्ट्रक्चर इज, पहले पूरा का पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर था, नाउ द होल स्ट्रक्चर इज ऑफ स्टील, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट डक्टाइल, ठीक है, इंटरमीडिएट डक्टाइल, इंटरमीडिएट डक्टाइल, ठीक है। अगर परसेंटेज इलोंगेशन अगर 5% से कम है, नाउ दिस मटेरियल नोन एज ब्रिटल मटेरियल। अब बहुत ध्यान से एक मिनट सुनिएगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या किया, एक स्टील स्ट्रक्चर लिया, आपने बोला कि इसमें तो इलोंगेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब फेल होने से पहले वो यील्ड करेगा, इलोंगेट करेगा, एकदम से फेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप बोलोगे जितना ज्यादा इलोंगेशन उतना अच्छा है, मतलब ये भी गलत है। सो अ सर्टेन इलोंगेशन इज बीन बेनिफिशियल, ठीक है। तो कोड ने हमें यहाँ पर क्या बोला है, इफ इलोंगेशन, बहुत ये नोट के फॉर्म में आपको लिखना है, इफ परसेंटेज इलोंगेशन, इफ परसेंटेज इलोंगेशन इज ग्रेटर देन 20%, ठीक है, अगर 20% से ज्यादा इलोंगेशन होता है, ठीक है, मटेरियल शो साइन ऑफ फेलियर, मटेरियल शो साइन ऑफ फेलियर। बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ, मतलब देखो ये वही चीज आ गई ना, जनरल स्टील की बात कर रहे हैं हम, जनरल स्टील की बात कर रहे हैं, हाई ग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है आपकी डक्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। बट आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, हम बोल रहे हैं स्टील डक्टाइल मटेरियल है, भले Fe250 की बात कर रहे हैं, एक्सेस डक्टिलिटी इज आल्सो नॉट फेवरेबल इवन दो इट इज Fe250, ये कहने का मतलब है हमारा। तो आई होप आपने ये वाली इक्वेशन, ये वाली स्लाइड देखी हमने, ठीक है, ये वाली स्लाइड देखिए फटाफट, रिटन एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली स्लाइड देखी आई होप हमने, ठीक है। नेक्स्ट ये लीजिए थर्ड पॉइंट, ये अपने कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। सो अभी तक हमने 5 पॉइंट देखे कि व्हाई वी हैव मूव फ्रॉम आरसीसी स्ट्रक्चर टू स्टील स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप पैसे का इकोनॉमी की बात करें तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है ये, स्टील हैज 100% स्क्रैप वैल्यू, 100% स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब रीयूजेबल वैल्यू, रीयूज वैल्यू, ठीक है, रीयूज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ इसका, फॉर एग्जांपल आपने घर बनाया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल उसे तोड़ के वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने घर को डिसमेंटल किया, स्लैब डिसमेंटल किया, तो हुआ क्या, जो आपका कंक्रीट बचा, अब आप चाहो कि उस कंक्रीट को सेल आउट कर दो, क्या वो बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा। जिस कॉस्ट में वो बना है उसी कॉस्ट में वो बिके, कोई जरूरी नहीं होता है। बट यही अगर आपके पास प्योरली स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब वो जो स्लैब भी आपने तोड़ा, उसमें जो स्टील आपने निकाला वो हो सकता है बिक जाए, ठीक है, वो आपका बिक जाएगा। बट प्योरली स्टील स्ट्रक्चर अगर आपके पास है, तो जो स्टील आप निकालोगे डिसमेंटल करने के बाद, उसकी जो रीयूजेबल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा रहती है। और 100% स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, 100% स्क्रैप वैल्यू का मतलब देखो यहाँ पे 100% सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक स्टील स्ट्रक्चर बनाने के लिए Fe250 का यूज किया, बहुत ध्यान सुनिए वाले पॉइंट, ठीक है। आपने क्या किया, एक आई सेक्शन की बीम बनाई हुई है और Fe250 की है, Fe250 ग्रेड की है। अब कुछ सालों बाद, 8-9 साल बाद आपको स्ट्रक्चर डिसमेंटल करना पड़ा, डिसमेंटल करने के बाद आप वो जो स्टील लेके आए, उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी मोर और लेस 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही रहेगी। बात समझ आ रही, बात समझ आ रही। इन केस ऑफ कंक्रीट होता क्या है, इन केस ऑफ कंक्रीट आपने जो मतलब 60 साल बाद कोई बिल्डिंग डिसमेंटल की, अब आप अगर सोचो कि कंक्रीट की वही स्ट्रेंथ है, वो नहीं होती, ठीक है। बट स्टील में हम ये मान के चलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मोर और लेस उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें कोई डिक्रीज नहीं होती है, वी गेट सेम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो इसलिए 100% वर्ड यूज है, स्टील हैज 100% स्क्रैप वैल्यू। ये बात समझ आई आपको, पॉइंट समझ आया वाला। सो इट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द आरसीसी स्ट्रक्चर। तो ये सारे पॉइंट आप इंटरव्यू में ताबड़तोड़ बोल सकते हो, ये होता है, ये होता है, ये होता है, मजा आ जाएगा। लिखा सबने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 7th पॉइंट। तो विल मूव टुवर्ड्स 7th पॉइंट। देखो 7th पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट रीजन की व्हाई वी आर यूजिंग दी, ठीक है, नेक्स्ट रीजन व्हाई वी आर यूजिंग दी स्टील स्ट्रक्चर ओवर दी आरसीसी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या होता है, हाई क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, हाई क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, हाई क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी मतलब देखिए क्या होता है, आप ये देख भी चुके हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कंक्रीट में कितना लगाते हैं, डब्ल्यूएसएम, हम डब्ल्यूएसएम में 3 लगाते हैं, ठीक है। और स्टील में आप कितना लगाते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्टील इज 1.7 टू 1.8 इन रफली वैल्यू, रफली वैल्यू, ठीक है। जनरली 3.3 होता है टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बट 3 हमने लगा दिया। लो यार कुलदीप शर्मा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या एडेड एडवांटेज हुआ आपके पास, व्हाट इज द एडेड एडवांटेज इज दैट कि आप क्या कर सकते हो, स्टील की प्रोडक्शन पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ स्टील सेक्शन, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास स्टील बार है, ठीक है, ये स्टील बार है, आपने ऐसे बहुत सारे यूनिट डेवलप किए, तो मोर और लेस हर यूनिट का जो स्टील स्ट्रेंथ आएगा सिमिलर ही आएगा, ठीक है। अब जब कंक्रीट आप डेवलप, ठीक है, कंक्रीट जब आप डेवलप करते हैं, हाँ ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें है। अब आप अगर उसमें देखेंगे क्या कहते हैं एलएसएम में, तो एलएसएम में ये 1.5 है कि नहीं, एलएसएम में ये मतलब एलएसएम में 1.5 है और स्टील में 1.15 होता है, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है ना, इन एलएसएम भी है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। फॉर कंक्रीट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज 1.5 फॉर कंक्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील। देखिए अगेन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इज लेस देन द कंक्रीट। क्यों? बिकॉज़ द क्वालिटी ऑफ द स्टील कैन बी गवर्न। मैन्युफैक्चरिंग आपकी कैसी है, आपकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यहां पर जो आप साइट पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इसमें होता क्या है, कहीं पे किसी क्यूब की ज्यादा आती है, किसी क्यूब की कम आती है, तो कम रिलायबल है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है उसमें। बात समझ आ गई। तो ये इतने सारे रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाई स्टील स्ट्रक्चर्स आर प्रेफर्ड ओवर द आरसीसी स्ट्रक्चर। इतना समझ आ रहा है भाई, ये 15-20 मिनट का डिस्कशन हमने किया। ये लीजिए फटाफट, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट।
रिटन एवरीवन, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ स्टील। जो लोग हल्का सा भी लेट आए 5-10 मिनट, वो ये सारे पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 7 पॉइंट बताया मैंने अभी तक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ स्टील। बट स्टील विल बी टेंपरेचर अफेक्टेड, स्टील विल बी टेंपरेचर अफेक्टेड। हाँ, इतनी देखो थर्मल कोएफिशिएंट है बट इतना ज्यादा नहीं है ना, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं हम लोग जब हम डिजाइन पढ़ेंगे ना। हाँ, थर्मल स्ट्रेसेस हैं बट इतने ज्यादा नहीं है ना कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है उसमें। बिल्कुल सही बात है। देखो डिसएडवांटेजेस भी हैं बट ये जो एडवांटेजेस हैं, दीस ऑल एडवांटेजेस। अब वैसे तो आरसीसी बीम में भी क्या होता है कि आपका क्या होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर में भी तो थर्मल एक्सपेंशन होता है कि नहीं होता है। ये सातों पॉइंट एडवांटेज दे रहे हैं। टेंपरेचर वाला पॉइंट तो आरसीसी में भी है। इन आरसीसी आल्सो वी हैव स्टील रिइंफोर्समेंट। वहां पर कंक्रीट और स्टील का जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाता है, तो कोई स्ट्रेन नहीं आता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो डिजाइनिंग के टाइम पे उसे कंसीडर करेंगे और उन्हें सेफ बनाएंगे ना, ताकि टेंपरेचर इफेक्ट ना हो ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए वो डिजाइन की बात है, ये पॉइंट अक्षय बता रहा हूँ, हर एक चीज बताऊंगा, चाहे कहीं से भी आप क्वेश्चन ले आइएगा, आप मेरे को आपको हर चीज बताऊंगा, बस वही लिखने वाला था। नेक्स्ट आप लिखिए कंपोजिशन ऑफ स्टील। कंपोजिशन ऑफ स्टील, ठीक है, ये लिखिए फटाफट। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील कंपोज्ड ऑफ मेनी मिनरल्स, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन होता है इसमें, ठीक है। आयरन जो आपका होता है बाय वेट 98% इसमें आयरन होता है, प्लस ठीक है कार्बन होता है। कार्बन बाय वेट कितना होता है, 0.1 टू 1.1% होता है, ठीक है, प्लस और अदर सल्फर, ठीक है, प्लस फास्फोरस, ठीक है, प्लस सिलिकॉन, ठीक है, मैंगनीज, ठीक है, प्लस निकल, प्लस क्रोमियम, ठीक है। ये स्टील के कंपोजिशन है, ठीक है। 98% ज्यादा आयरन है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.1 से लेके 1.1% तक आपका कार्बन होता है, और ये अदर मिनरल्स आपका अदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन-कौन से, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, दिस निकल एंड क्रोमियम ये क्या करते हैं, ये स्टील को स्टेनलेस बनाते हैं, जिसमें जंग नहीं लगती है, जंग रोधक बनाते हैं। निकल एंड क्रोमियम इंपार्ट्स एंटी करोसिव प्रॉपर्टी टू द स्टील। आप लिख लीजिए नोट के फॉर्म में, निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम इंपार्ट्स एंटी करोसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया स्टेनलेस स्टील, ठीक है। आगे बढ़े, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये है, देखो अभी और देखते हैं। हाँ, जिंक कोटिंग भी हम लगाते हैं, बिल्कुल जिंक कोटिंग भी आती है, एंटी बहुत सारी कोटिंग्स होती है। देखो ये चीज हम मटेरियल साइंस में अगर डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये जो स्कोप आपका हो गया ना, हाउ जैसे मोर्टाराइट लेयर होता है, ठीक है। हम देखो टीएमटी बार्स देखते हैं ना, टीएमटी बार्स में क्या होता है, सॉफ्ट कोटिंग होती है, हार्ड एरिया भी होता है। हम आउटर एरिया में क्या करते हैं, मोर्टाराइट लेयर की या फिर जिंक के इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। सो देयर आर मेनी वेज टू मेक अ स्टील बार अ एंटी करोसिव ट्रीटमेंट, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में आप डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ठीक है, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट वी क्लासिफाई दी, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट वी क्लासिफाई दी स्टील। देखिए लो कार्बन स्टील होता है, वी हैव लो कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.1 टू 0.25 होता है, 0.25%, ठीक है। फिर आ जाता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0.25 टू 0.5%, ठीक है। वी हैव हाई कार्बन स्टील, वी हैव हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, परसेंटेज इज 0.6 टू 1.1%। मैंने आपको बताया ना, द कार्बन रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 1.1%, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट द स्टील इज क्लासिफाइड एज लाइक दिस। फटाफट देखिए, इसके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको अभी। रिटन एवरीवन, नहीं लिखा, चलो लिखो आराम से लिखो। आई होप पिछली वाली स्लाइड लिखी होगी आप लोगों ने, ये लिखी सबने? हाँ, जीएफआरपीएस स्टील के टाइप है, यस सर। कार्बन इग्नोर किए, ये अभी बता रहा हूँ यशराज, अभी जस्ट बता रहा हूँ यश, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी आपको तुरंत बताऊंगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा कि ऑन द वेरिएशन ऑफ कार्बन हाउ द प्रॉपर्टीज आर बी डिफरेंट। ये तुरंत अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं ग्राफ से आपको समझा दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएंगी चीजें। रिटन एवरीवन, सबने लिखा? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नोट करके एक दो पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके एक दो पॉइंट लिखिए। माइल्ड स्टील में क्या होता है, लो कार्बन कंटेंट होता है। माइल्ड स्टील हैज, ठीक है, लो कार्बन कंटेंट इन द रेंज ऑफ, हैज कार्बन कंटेंट 0.23% बाय वेट, 0.23% बाय वेट, ठीक है। अब लो कार्बन स्टील कहां यूज आता है, लो कार्बन स्टील कहां यूज आता है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए माइल्ड स्टील कहां यूज में आता है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन में यूज आता है, ठीक है। मोल्डिंग स्ट्रक्चरल स्टील में काम आता है, लिख देता हूं मैं, ठीक है। यूज इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन, यूज इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन, मोल्डिंग स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, स्टील को मोल्ड करके अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, आई सेक्शन बनाते हैं, एंगल सेक्शन बनाते हैं, आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास सेक्शन, ये हम एक सब्सिक्वेंट क्लास में सारे डिटेल में देखेंगे। आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, एल सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। इसको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। मीडियम कार्बन स्टील कहां यूज में आता है, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील हमारा कहां यूज में आता है, ठीक है। आपने देखा होगा रेल्स जो बनती हैं, ठीक है, रेल बनती हैं, जो ट्रेन के जो चक्के होते हैं, ठीक है, वो भी आपके क्या होते हैं, मीडियम कार्बन स्टील के बनते हैं, ठीक है। तो यूज इन रेल, ठीक है। और क्या यूज होता है, टायर ऑफ ट्रेन, टायर्स ऑफ ट्रेन, ठीक है। हाई टेंसाइल वायर, हाई टेंसाइल वायर, हैमर्स जो आपके बनते हैं वो आपके किससे बनते हैं, मीडियम कार्बन स्टील से बनते हैं। फटाफट लिख लीजिए आप लोग, देन विल प्रोसीड फर्दर। लिखिए सबने, चलो बढ़िया,
ठीक है, देखिए लो कार्बन स्टील की हमने एप्लीकेशन देख ली है, मीडियम कार्बन की देख ली है, नाउ वी हैव हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील कहां काम में आता है? हाई कार्बन स्टील काम आता है ड्रिलिंग टूल्स जो हमारे होते हैं, ड्रिलिंग टूल्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कहां पर है? जब आप लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे ना, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है? उनकी ड्रिलिंग के लिए या तो हम हाई कार्बन कंटेंट ड्रिलिंग टूल्स यूज करते हैं या फिर एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, ठीक है? एक्सप्लोसिव जो यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, डायनामाइट, गन पाउडर, गन कॉटन, ठीक है, कॉर्डाइट, बहुत सारे हमारे पास एक्सप्लोसिव होते हैं जो जिसे हम यूज करते हैं। और ठीक है, प्रीवियस स्लाइड ये लो। चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू क्या हमारे वेरिएशंस होते हैं। देखो बहुत ध्यान से अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए दो ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है? एक तो ये हो गया, ये तीन ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 एंड ग्राफ नंबर 3। ठीक है, एज कार्बन, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे असेसमेंट क्वेश्चन आपसे बनेंगे यहाँ पर। एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, डक्टिलिटी डिक्रीजेस। देखिए बहुत ध्यान से ग्राफ नंबर 1 और 3 को कंपेयर किए, ठीक है? ग्राफ नंबर 3 जो आपका है ये Fe250 का है, माइल्ड स्टील का है, ठीक है? तो इसमें कार्बन कंटेंट कम तो डक्टिलिटी ज्यादा, मतलब जैसे जैसे कार्बन कंटेंट कम होगा डक्टिलिटी कम होगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, ठीक है? बट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देखो ड्रिलिंग टूल के लिए आप Fe250 वाला यूज नहीं कर सकते हो, हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज बीइंग जनरेटेड ड्यूरिंग ड्रिलिंग, ठीक है? ये रेल टायर्स हो गए, ठीक है, रेल्स हो गई, ठीक है? यहाँ पर क्या होंगे, मीडियम कार्बन स्टील बीइंग यूज्ड, क्योंकि आपको थोड़ी सी डक्टिलिटी चाहिए, ठीक है? यस, अब देखो ये चीज आप सोम से, अगर आपका सोम स्ट्रांग है, टफनेस भी रिलेट कर सकते हो, हार्डनेस भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये तीन ये डायग्राम बनाइए, इसके बाद मैं आप लोग बता देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर मैं साथ साथ लिख देता हूँ। यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ठीक है, डक्टिलिटी एंड टफनेस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन कंटेंट के वेरिएशन से वेरी होती हैं। अब इसका वेरिएशन हम देखेंगे, ठीक है? देखो अब अमन आपने सोम अच्छे से पढ़ा है तो चीजों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने सोम के लेक्चर्स के लिंक भेजे, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सारे पैरामीटर्स को लिंक करने में, ठीक है ना? आप यहाँ पर बहुत इफेक्टिवली यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको मैंने सोम के लिंक भेजे हैं, अब आप उसे इफेक्टिवली लिंक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये बताओ मुझे। जैसे ही मैंने ये आपका ग्राफ बनाया उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पिक्चर चल रही होंगी, अच्छा डक्टिलिटी बढ़ गई, हार्डनेस कम हो गई, ये बेनिफिट है कि नहीं है? देखो ये बेनिफिट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा होने का ये बेनिफिट है, यहाँ स्टील में आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन कंटेंट कम होता है तो देखिए पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ज्यादा है, ये स्ट्रेन ही तो होता है, ऑन दिस एक्सेलरेटेड स्ट्रेन, ठीक है? कोई बात नहीं, आपको इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है? ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, यस, ठीक है? जैसे कार्बन कंटेंट कम है तो देखिए स्ट्रेन ज्यादा है, डक्टाइल ज्यादा है, ठीक है? डक्टाइल मटेरियल ज्यादा होगा तो आसानी से आप उसे थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अगर उसमें डक्टिलिटी कम होगी, थ्रेड बनाने में दिक्कत आएगी, तभी हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, बट उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन उसमें होना चाहिए। बात समझ आ रही है आप लोगों को? सेकंड चीज देखिए आप बहुत ध्यान से, ठीक है? ये चीज अगर ज्यादा है, डक्टिलिटी ज्यादा है तो टफनेस ज्यादा होगी, नहीं होगी? टफनेस क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है? मतलब कार्बन कंटेंट कम, डक्टाइल ज्यादा, टफनेस ज्यादा। दूसरी चीज, अब अगर कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है, देखिए डक्टिलिटी कम हो रही है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड ग्राफ को देखेंगे, डक्टिलिटी कम हो रही है, ठीक है? बट यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखिए इसकी यहाँ पर है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पर है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं इन सारे जिनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, प्रूफ स्ट्रेन से निकालते हैं 0.2% से, ऑफसेट मेथड से। तो देखो यील्ड स्ट्रेंथ इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, ठीक है? तो कार्बन कंटेंट बढ़ा, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी बढ़ गई, यस, ठीक है? तो मैं ये नोट के फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर फर्स्ट फॉर कर्व 3, फॉर कर्व 3 यील्ड स्ट्रेंथ आप, अच्छा कर्व 3 आपका ये है ना, या कर्व 1 के लिए लिख देता हूँ, है ना? मजा आएगा यार, बिल्कुल मजा आएगा। देखिए कर्व 1 के लिए मैं लिख देता हूँ, कर्व 1 के लिए देखिए यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा, ठीक है? यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, ठीक है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है? अब आप मुझे बताइए डक्टिलिटी कम हुई, बढ़ गई? डक्टिलिटी कम हो गई, डक्टिलिटी कम हो गई, डक्टिलिटी कम हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन आपका कम हो गया कि नहीं हो गया? बट अगर मैं यहाँ पर कर्व 3 की बात करूँ, ठीक है? फॉर कर्व 3, कर्व 3 की अगर बात करूँ जिसमें कार्बन कंटेंट क्या है, कम है, कार्बन कंटेंट कम होने से क्या होता है, ठीक है? डक्टिलिटी बढ़ जाएगी, टफनेस बढ़ जाएगी, ठीक है? और क्या कम हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ। हाँ ये देखो ना, ये जो भी क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है? अब आप कर सकते हो 0.8 0.4 0.2, यहाँ पर 0.8 तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है? अब सोचो इसी लॉजिक से देखिए, इसी लॉजिक से देखिए, डक्टिलिटी कम हो गई, ठीक है? जैसे जैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है डक्टिलिटी कम हो गई, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है? टफनेस आपका कम हो गया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो जो भी इमेज आपके, ये इमेज मैंने यहाँ पर फ्लैश की थी, आप समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो? कार्बन कंटेंट जब कम हो रहा है, डक्टिलिटी बढ़ रही है, टफनेस बढ़ रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम हो रही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, दोनों की नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ आप लोग मुझे, ये सारी ये चीज समझ में आई? एक क्वेश्चन का आंसर करो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है? आशीष आशीष आशीष, इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल इफेक्ट हो, इलास्टिक प्रॉपर्टीज देखो कैसे इफेक्ट होंगी, ये सारे सब क्या है, ठीक है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल इफेक्ट होंगी, अभी हम देखेंगे, देखेंगे सब्सिक्वेंट क्लास में देखेंगे, एक ही क्लास में सब कुछ थोड़ी ना पता चल जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो यार आप लोग, ठीक है? बिल्कुल देखो, अब एक चीज अगर मैं बोलूं, कार्बन मिनरल अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यस और नो? अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है? कार्बन अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यस और नो? देखिए रेजिलियंस क्या होता है, देखो रेजिलियंस से क्या होगा, ठीक है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, देखो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हम देखें अप टू इलास्टिक लिमिट, देखो अप टू इलास्टिक लिमिट अगर मैं देखता हूँ, एरिया अंडर द कर्व रेजिलियंस ये है, देन कार्बन कंटेंट इज कम, एरिया अंडर द कर्व इज लेस, ठीक है? और ये क्या चीज है, ये देखो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है? देखो वैसे तो हम क्या मानते हैं, इलास्टिक लिमिट की सबकी प्रोपोर्शनल लिमिट की सेम मानते हैं, ठीक है? यील्ड स्ट्रेंथ इसका क्या है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ आ गया, बट प्रोपोर्शनल लिमिट देखो अप टू अ सर्टेन पॉइंट, अप टू इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट देखिए ना, ठीक है? अप टू इलास्टिक लिमिट क्या चीज है इसकी, ये तो कॉमन स्लोप है कि नहीं है?
ठीक है, तो देखो कॉमन स्लोप आता है, बट यील्ड स्ट्रेस के बाद जब हम क्या करते हैं, यील्डिंग के बाद जब चीजों को देखते हैं, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट कोई चेंज नहीं आता है, बट हाँ आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, तब चेंज आ जाता है। क्या लिखा है आशीष दुकान, इंक्रीज स्ट्रेंथ बट डिक्रीज डक्टिलिटी बिकॉज़ इंटरस्टेलर साइड फिट बाय कार्बन द स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। देखो ये जैसे क्या चीज है ना, अब आप जब ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जब आपकी मटेरियल साइंस आएगा, क्वार्टल इफेक्ट आएगा वहां पर, ठीक है, ये सारी चीजें आप बताओगे, इंटरस्टेलर साइड में जो कार्बन आ जाता है, हाँ रफी आप कह सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, ठीक है, वो प्योरली अगर आप मैकेनिकल अप्रोच से चलेंगे तो आप यार हमारा काम यहाँ पर ये नहीं है कि हम स्टील की प्रॉपर्टीज को ही पूरा एनालाइज करें, हमारा काम क्या है यहाँ पर, आवर मेन एम इज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्या चीज है, बस हमने ये ग्रेड देख लिया कि अगर मुझे किसी जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कार्बन कंटेंट वाला स्टील लेके आऊंगा जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है। हम चीजों को किससे रिलेट करेंगे, हम चीजों को मटेरियल साइंस से रिलेट नहीं करेंगे, हम चीजों को रिलेट करेंगे विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है, सच दैट जहां कहीं भी हेवियर लोड आएगा या हमें कहीं पे कनेक्शंस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम कार्बन, हमारे पास अगर इनिशियल नॉलेज होगी तो हम कार्बन कंटेंट, दूसरा कार्बन कंटेंट लेके हाई यील्ड स्ट्रेंथ का स्टील बार लेके वहां पर डिजाइन कर लेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है, सो दीस आर द बेसिक थिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए, कार्बन एफएक्ट्स दी नोट करके लिख लीजिए, कार्बन, ठीक है, व्हिच इन्फ्लुएंसेस दी, कार्बन इन्फ्लुएंसेस दी, हां हां बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस दी स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है, बिल्कुल, बाय इंक्रीजिंग द कार्बन हार्डनेस इंक्रीजेस, ठीक है, एक तो यहां पे लिख लिया, दूसरा एक और पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, ठीक है, कोरोजन इज ड्यू टू एयर एंड वाटर बोथ, कोरोजन इज ड्यू टू एयर एंड वाटर बोथ, ये लिखिए, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम स्टील स्ट्रक्चर्स में स्टील को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ठीक है, कैसे क्लासिफाई करेंगे देखते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील कैसे क्लासिफाई करेंगे, एक तो आपके क्या होते हैं, रीइंफोर्सिंग स्टील होते हैं, रीइंफोर्सिंग स्टील एज Fe250, ठीक है, Fe415, नहीं कोरोजन इज ड्यू टू, नहीं नहीं नहीं, कोरोजन इज ड्यू टू एयर एंड वाटर नॉट बाय द कार्बन, ठीक है, व्हेन एयर एंड वाटर रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द स्टील कोरोजन एग्जिस्ट, ठीक है ना, चलो Fe250, Fe415, Fe500, ये जो आपके ग्रेड ऑफ स्टील होते हैं, दीस आर रीइंफोर्सिंग स्टील, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्ट्रक्चरल स्टील आता है, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है, ठीक है, स्टील यूज्ड इन बिल्डिंग ब्रिजेस, वहां पर हम कौन कौन से स्टील यूज करते हैं ये देखते हैं, स्टील यूज्ड इन बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रेड होते हैं ये लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, ठीक है, नॉट लेस देन 400, देखो Fe 410 होता है, Fe 540 होता है, 570 होता है, ठीक है, Fe 500 एक्सेट्रा, तो ये हम कुछ ग्रेड देख लेते हैं, Fe 410, Fe 540, ये स्ट्रक्चर स्टील होते हैं जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं। अब क्यों प्रेफर कर रहे हैं इसके लिए, अब बहुत सारे स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, रेलवे ब्रिजेस आपने देखे होंगे, कभी रेल गुजरती है ना किसी ब्रिज से, आप देखो जहां कहीं भी मतलब जहां कहीं भी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने होते हैं, वी प्रेफर स्टील स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द आरसीसी स्ट्रक्चर। आप देखो रेलवे ब्रिजेस स्टील होते हैं, प्योरली स्टील होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बोल्टेड कनेक्शन दिखते हैं और ट्रसेस ऐसे दिखते हैं कि नहीं दिखते, ट्रस होता है कि नहीं होता, हम ट्रसेस भी एनालाइज करेंगे, जस्ट आरसीसी ये स्टील फिनिश करने के बाद हम ट्रसेस भी एनालाइज करेंगे कि कैसे अपनी मैकेनिक्स की स्टडी से हम ट्रसेस में जीरो फोर्सेस निकाल सकते हैं, कहां-कहां जीरो फोर्स होंगे, कहां पर मैक्सिमम फोर्स होंगे, आईएलटी बनाना सीखेंगे हम लोग, मजेदार चीजें हैं सारी, ठीक है, मजेदार चीजें हैं, मतलब ये जो सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, स्टील हो गया, आगे स्ट्रक्चर हो गया, देखो डेली हम लोग कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें देखेंगे जो आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। अब कोड की बात करते हैं, आई होप ये लिख लिया होगा आपने, कोड की बात करते हैं, ठीक है, कोड की अगर मैं बात करूं, कोड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कौन सा कोड है जो हमें स्ट्रक्चर स्टील यूज करने के लिए गाइडलाइंस देता है, ठीक है, कौन सा कोड है जो हमें गाइडलाइन देता है, गाइडलाइन देता है टू यूज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, टू यूज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, कौन सा कोड है जो हमें ये यूज करने की बोल रहा है, आईएस 800। अब बहुत ध्यान से 2 मिनट सुनिए फिर लिख लीजिएगा, यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएस 800 जो है इंडियन स्टैंडर्ड 800, इसका जो पहला वर्जन आया था वो ये था 1956 1962, ये फर्स्ट वर्जन था, ये फर्स्ट वर्जन था, ठीक है, सेकंड वर्जन जो आया आपका वो 1984, ये पब्लिशिंग ईयर था, ठीक है, ये सेकंड वर्जन था, और जो सेकंड वर्जन था इट इज बेस्ड प्योरली ऑन डब्ल्यूएसएम मेथड, इट इज बेस्ड प्योरली ऑन डब्ल्यूएसएम मेथड, और जो हमारे पास थर्ड और लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, आईएस 800 2007, ये आपका थर्ड वर्जन है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन एलएसएम, दिस आईएस कोर्स इज बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। वो भी डब्ल्यूएसएम के ऊपर था, बट एक्चुअली क्या था, देखो 1956 की अगर आप बात करो, आज से 60 साल पहले, ठीक है, जस्ट हमने आरसीसी को छोड़ के स्टील पे हम कन्वर्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पे इतने उतना ज्यादा हमारे पास क्या था कि नॉलेज नहीं थी, देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने स्ट्रक्चर्स को 50-60 साल क्या किया, एनालाइज किया, आप इस मेथड पे आए कि हम क्या कर रहे थे, बहुत ही कंजर्वेटिव डिजाइन कर रहे थे, भाई एलएसएम में क्या होता है, यू रीच अप टू द अल्टीमेट पॉइंट, होता कि नहीं होता, हम लोड में भी क्या करते हैं, लोड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है उस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, 1.5 गुना, उससे 1.5 गुना ज्यादा लोड पे आप काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो हमने ये देखा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि डब्ल्यूएसएम जब हम डिजाइन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, बहुत ही कंजर्वेटिव डिजाइन कर रहे थे, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एज वेल एज कंक्रीट इज नॉट बीन फुली यूटिलाइज्ड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स है यार, मेकिंग इंस्टीट्यूट, पैनल्स ऑफ ये एक्सपर्ट्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, वो होते हैं, इसमें आप देखिए आईएस कोड का इंस्टीट्यूट कोई बता सकता है मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आईएस कोड बनाता है, नहीं आईआईटी बॉम्बे नहीं है, आईआईटी बॉम्बे नहीं है, देखो जब भी आप मेकिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं जो पब्लिश करता है, ठीक है, नहीं कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं होता है, मेकिंग इंस्टीट्यूट कोई एक मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ बॉडी, ठीक है, जैसे आईआरसी बनता है, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, ये आप सर्च कर लेना, ये सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, 1 घंटा ये हमारे पास यार, हमें बहुत चीजें कवर करनी है, चलो ये कोड लिख लिया सबने, ठीक है, अब देखिए क्या चीज होती है कि आपने ये गाइडलाइंस फॉलो कर ली, स्टील यूज करने के गाइडलाइंस आपने फॉलो कर लिए, अब हम आईएस 800 2007 को फॉलो करेंगे, दिस इज द लेटेस्ट वन, ये लेटेस्ट कोड है जिसकी गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे, लोड्स के लिए भी गाइडलाइंस होती है कि आपको लोड कैसे कैसे लेना है, ठीक है, डेड लोड कैसे लेना है, किसी एक स्ट्रक्चर में बीम है तो उस पे अलग लेंगे, कंप्रेशन मेंबर है तो अलग लेंगे, तो लोड के लिए क्या होता है, आईएस 875 होता है, आईएस 875, ठीक है, 1987, ये लिख लीजिए, दिस कोड विल यूज दिस कोड, और इसमें लिख लीजिए इसके 5 पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं, ये कोड हमें क्या देता है, डिजाइन, डिजाइन लोड फॉर बिल्डिंग्स, डिजाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर,
यार अभिषेक स्टील में डब्ल्यूएसएम अगर नहीं भी पढ़ते हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस देता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, ठीक है, ये मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, ये मैं श्योर नहीं इसके बारे में। डब्ल्यूएसएम अगर आप नहीं भी पढ़ते हो अभिषेक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अगर सिर्फ कोडिंग हम जब डिजाइन करेंगे, चाहे बोल्टेड कनेक्शन हो, चाहे एक्सियल मेंबर हो, टेंशन मेंबर हो, कंप्रेशन मेंबर हो, या फिर गर्डर्स डिजाइन करेंगे, ठीक है, हम सब एलएसएम से डिजाइन करेंगे, बट हां हम हर जगह वहां पर एक्सेप्टेंस परमिसिबल लिमिट्स हम लोग देखेंगे बाय डब्ल्यूएसएम, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइनिंग नहीं करनी है हमें डब्ल्यूएसएम से। जैसे पुराना वाला कोड हमें क्या कहता है, हमें डिजाइनिंग क्राइटेरिया भी डब्ल्यूएसएम से ही देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मैं जब बीटेक में था, ठीक है, मैं 2011 में जब मैं बीटेक में था, ठीक है, तब तक यूनिवर्सिटीज क्या करती थी, डब्ल्यूएसएम से डिजाइन करवाती थी। मैंने जो अपने बीटेक में एग्जाम दिया है वो सब डब्ल्यूएसएम से डिजाइन करके दिया है, बट अब जो लोग बीटेक कर रहे हैं 2011-12 के बाद से, ठीक है, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, एलएसएम से डिजाइन करवाते हैं। मुझे आप लोग की यूनिवर्सिटी का नहीं पता, मैं क्या कहते हैं, अब जब अपने रिसेंट जब मैं अपने मास्टर्स में था, तो हमारे यहाँ जो बीटेक वाले थे वो अब एलएसएम से डिजाइन करते हैं, डब्ल्यूएसएम से डिजाइन नहीं करते। रीजन क्या है, डब्ल्यूएसएम से जो डिजाइन होता है वो बहुत ही कंजर्वेटिव होता है, हम प्रॉपर्ली पूरी पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं कर पाते। इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डब्ल्यूएसएम मेथड। और दूसरी चीज क्या है अभिषेक, कि दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, कि आपका क्या होता है उसमें लोड अनसर्टेनिटी को हम लोग ज्यादा कंसीडर नहीं करते। और एक हमारे पास क्या होता है, स्टील टेबल होता है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास डिजाइन एड क्या होता है, डिजाइन एड हमारे पास है, इट इज नॉट अ कोड बट इट इज अ डिजाइन एड। क्या है डिजाइन एड आपका, स्टील टेबल, स्टील टेबल। इसमें क्या है, डिफरेंट स्टील सेक्शन के क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं, उनके एरिया दिए हुए हैं, उनका, ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, अबाउट बहुत सारे एक्सेस क्या हो, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ एरिया दिया हुआ है, तो ये डिजाइन एड है, स्टील टेबल है हमारे पास, ठीक है। देखो टाइम 5 मिनट का ही बचा है तो मैं बता देता हूं हमारे यहाँ, ठीक है, स्टील में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज काम में हमारी आएगी, वो आप नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, फर्स्ट एरिया मोमेंट थ्योरम, ये हमारे बहुत काम आएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एरिया फर्स्ट एरिया मोमेंट थ्योरम, फर्स्ट एरिया मोमेंट थ्योरम, फर्स्ट एरिया मोमेंट थ्योरम निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आई सेक्शन है, ठीक है, लिखिए बहुत ध्यान से, ये आई सेक्शन है, और ये पूरा का पूरा आपने किससे बनाया हुआ है, ये स्टील से ही बनाया है, ये आपके पास है, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए अब आप लोग, अब आपको क्या चाहिए, एक्स बार चीज का सीजी चाहिए, ठीक है, इसका सीजी चाहिए, कैसे निकालेंगे इसका सीजी, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने निकाल लिया, ये एक्स बार मैंने निकाल लिया, ये चीज मुझे निकालनी है फ्रॉम द बेस, मुझे ये सीजी निकालना है, दैट इज एक्स बार, ठीक है। इसका एरिया लेट सपोज a1 है, ये जो पूरा एरिया है, ये लेट सपोज कितना है, ये a2 एरिया है, और ये जो एरिया है ये फ्लैंज का a3 एरिया। फॉर एग्जांपल लेट सपोज इसकी जो डेप्थ है वो d मान लेते हैं, इसकी जो डेप्थ है फॉर एग्जांपल इसको स्मॉल d मान लेते हैं, और इसको कैपिटल D मान लेते हैं, ये कैपिटल D और ये स्मॉल d। नाउ इफ यू फाइंड आउट द सीजी ऑफ दिस सेक्शन अबाउट द बेस, ठीक है, आपको x बार निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है x बार का, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब x1 x2 x3 क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, इसका बेस से सीजी कहां पर आएगा, इसका बेस से अगर आपको सीजी निकालना होगा तो ये देखिए, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया x3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो x3 इज नथिंग बट d/2। अब आपको x2 अगर निकालना है, x2 कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको x2 निकालना है तो दिस विल बी लाइक दिस, x2 अगर आपको निकालना माइट भी, ये कहां पर हो सकता है, ये यहां पर मान लेते हैं इसे, ठीक है, ये सेम है ना, वैसे तो अगर ये सिमिलर होगा तो यहीं पे आएगा सीजी, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो यहीं पे आएगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा तो यहीं पे आएगा, बट अगर अनसिमेट्रिकल है, ये a1 एरिया ज्यादा है, a2 a3 एरिया, a3 एरिया अगर आपका कम है, a1 एरिया अगर आपका ज्यादा है, ठीक है, ऊपर आपका शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल इसे हम मान लेते हैं, इसका d/2 यहां पर है, ये d/2 मान लेते हैं, ये आपका क्या हो गया d/2, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल D प्लस d/2, ठीक है। x1 अगर आपको निकालना है, x1 आप निकालेंगे क्या आ जाएगा, कैपिटल D प्लस स्मॉल d प्लस d/2। बात समझ में आया आप लोगों को, बात समझ में आ गया, ये x1 x2 x3 वैल्यू कैसे लिखनी है, इसका सीजी, ठीक है, और इसका सीजी और इसका सीजी, इसकी सीजी की डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, ठीक है ना, इसके सीजी की डिस्टेंस फ्रॉम द बेस वो क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। क्लियर हो रही है सारी बातें, तो ये मैं यहाँ पर x1 दिखा देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये हमने क्या दिखा दिया, x1 दिखा दिया, ठीक है, सीधे BDQ/12 करके, BDQ/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ एरिया होता है, ये सीजी निकालना है, फर्स्ट एरिया वो सेकंड एरिया होता है, वो होता है सेकंड एरिया ऑफ मोमेंट, ये फर्स्ट एरिया हमें निकालना है, बस में एरिया का एक बार मोमेंट, डबल मोमेंट नहीं है, एक बार मोमेंट है। क्लियर हुआ डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर x1 x2 x3 आएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी, तो आपको ये पता चल जाएगा इस सेक्शन का सीजी कहां पर होगा। क्लियर हुआ दोस्तों ये वाली चीज, क्योंकि टाइम 4-5 मिनट बचा था तो मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी ले लिया, ठीक है, वैसे ये प्लास्टिक एनालिसिस में आता है। क्लियर हो रही है सारी चीजें, अब तक हमने जितनी सारी चीजें देखी सबको क्लियर हुई, हमने ये देखा आज के लेक्चर में कि व्हाई स्टील स्ट्रक्चर्स आर प्रेफर्ड ओवर आरसीसी, ठीक है, हमने सारी रीजन देखी है कि स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो आपका ज्यादा होता है, ठीक है, स्टील एज अ मटेरियल कंपैरिजन टू कंक्रीट आपका स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, और हमने क्या क्या चीजें कंपेयर कर ली, ये सारी चीजें देखी हमने, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होता है, डक्टिलिटी ज्यादा होती है, फिर हमने स्टील के कंपोजिशन देखे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट स्टील हम डिवाइड करते हैं, फिर हमने प्रॉपर्टी देखी स्टील को बनाने बनाने से क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी, और हमने कोडल प्रोविजन देखे, कौन कौन से कोड हम यूज करेंगे, डिजाइन एड कौन कौन से यूज करेंगे, एवरीथिंग हमने आज देख लिया, और ये हमने चीज देखी, ठीक है। कल हम देखेंगे कितने तरीके से हम डिजाइन करते हैं, कल का जो लेक्चर हमारा होगा उसमें देखेंगे कितने तरीके से हम डिजाइन करेंगे, डिजाइन फिलॉसफीज हम देखेंगे, ठीक है, वो चीज हम कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे हमारी वो चीज कंप्लीट हो जाएगी वी विल स्टार्ट दी कनेक्शंस, हम कनेक्शन डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ आ गया सबको, और प्लास्टिक एनालिसिस हम लोग सबसे लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन में यही हो करता हूं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया रही क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया रही आज की क्लास, बहुत इंटरेक्टिव क्लास रही है। इसी क्लास, हाँ यार अभी इनिशियली हमारी 1 घंटे की ड्यूरेशन की क्लासेस होंगी, ठीक है, तो ये चीजें पूरी पूरी फिक्स है यार, ठीक है, फिर लास्ट में धीरे-धीरे हम क्लासेस की ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। दिखा लो क्लास सेकंड स्लाइड देखिए, जल्दी थोड़ा लिखिए, बहुत बढ़िया क्लास रही है। अब आपको क्या करना है, डेली टाइम पर आके नोट्स बनाने हैं और चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है, भले ही हम धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं बट दोस्तों बहुत इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, बहुत 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 इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5-6 लेक्चर वगैरह दीजिए, थोड़ा सा कनेक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाने आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, और ग्रुप पे मैं आप लोग को ग्रुप पे पूरे के पूरे क्वेश्चन सेंड भी कर दूंगा, ठीक है, मैंने स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, सो विद इन 5-6 डेज आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन, चाहे गेट के हो, चाहे ईएससी के हो, चाहे एसएससी जे के हो, तीनों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल होगा यार, आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। शॉर्ट नोट्स आरसीसी के भेज दिए निर्माण ग्रुप पे, ठीक है, बट 2 चैप्टर के बचे, 3 चैप्टर के बचे, ठीक है, बीम के, कॉलम के, फुटिंग के और टॉर्जन। अबे यार कब जब भी होगा तुम लोग की तैयारी पूरी रखो, जब भी होगा। चलो ठीक है गाइस, ओवर करता हूं मैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना क्लास के बाद, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं 6 बजे से।
सुनंदन अभी नहीं है यार। चलिए बाकी चीज़ें आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई भी डाउट होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।